Dear students, I am Muhammad Usman Akram and welcome to Physics Planet. Today we are going to discuss the topic comparison between gravitational force and electric force या electrostatic force. जब हमने पहला जो लेक्चर था हमारा जो कि था चार्ज के ऊपर, जब हमने बात की थी चार्ज के बारे में, तब भी हमने कहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो कूलम्स लॉ पढ़ा, वहाँ भी हमने इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने फील्ड ऑफ फोर्स का जो था हमारे पास टॉपिक, उसमें हमने ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों के बारे में बात की, ठीक है। तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बारे में हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 के बारे में भी अच्छी तरह से पढ़ चुके थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने चूँकि इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा है, ये भी फोर्स है वो भी फोर्स है, ठीक है। तो फिर हमने चाहा कि इनके दरमियान में एक जो है वो कंपैरिजन जो है वो किया जाए, ठीक है। वो कंपैरिजन जो है वो इनकी सिमिलरिटीज़ और इसकी डिसिमिलरिटीज़ जो हैं उनको डिस्कस करेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो इनके दरमियान सिमिलरिटीज़ कौन सी हैं और डिसिमिलरिटीज़ कौन सी हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो क्या होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होती है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमें पता है कि ये बिटवीन टू मैसेज होती है, ठीक है। यानी कि हमारे पास कोई भी दो मैसेज हैं, एक तो अर्थ जो है जिसका मैस ज़्यादा है और उसके ऊपर जो भी जो मैसेज पाए जाते हैं जो उसकी फील्ड के अंदर आते हैं उसके ऊपर एक फोर्स लगाती है, और जिस मैस के ऊपर वो फोर्स जो है वो ज़मीन अप्लाई करती है, वो मैस दूसरा भी जो है वो ज़मीन के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। हमने पहले भी ये बात की थी कि ये एक म्यूचुअल फोर्स है, ठीक है। ये दो मैसेज के दरमियान में होती है, ठीक है, कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। ये बिटवीन टू चार्जेस होती है, ठीक है। वो जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं और सिमिलर भी हो सकते हैं। ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ठीक है। वो जो फोर्स है वो दो अजसाम के दरमियान में पाई जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी दो चीज़ें हैं, दो बुक्स हैं, ठीक है, दो पर्सन्स हैं, दो चेयर्स हैं, ठीक है, टेबल्स हैं, इनके दरमियान में भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पाई जाती है, ठीक है। मे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये या तो अट्रैक्टिव हो सकती है या रिपल्सिव हो सकती है, ठीक है। जो डिसिमिलर चार्ज जो हैं उनके दरमियान में ये फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव होती है, और जो सिमिलर चार्जेस होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव उनके दरमियान में ये जो फोर्स होती है वो रिपल्सिव होती है, हमें ये पता है। वीक फोर्स होती है जी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये एक वीक फोर्स है, ठीक है। किसके मुकाबले में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मुकाबले में ये स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये वीक क्यों है और ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, इसके बारे में हम अब बात करेंगे। ये जो F जो है इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m r स्क्वायर, ठीक है। जी जो है हमें पता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M मैस ऑफ अर्थ है, स्मॉल m जो है वो मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और r इनके दरमियान जो फासला है, डिस्टेंस है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो g है वो हमें पता है कि g इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 क्रॉस 10⁻⁻11, ठीक है। ये क्या है, हमने पहले कहा है कि ये फोर्स क्या है, वीक फोर्स है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये देखें इसकी जो 10⁻⁻11 मीन्स कि ये बहुत छोटी वैल्यू है, 0.000 समथिंग ये वाली वैल्यू, ठीक है जी। ये इतनी कम वैल्यू है। अब हम देखते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है हमारे पास वो क्या है, K इज इक्वल टू 9 क्रॉस 10⁻⁹, यानी कि इतनी बड़ी वैल्यू है। तो हम देखते हैं कि जब हम किसी छोटी वैल्यू के साथ अगर कोई बड़ी वैल्यू भी हमारे पास आ जाए, अगर कोई मैथ हमारे पास बड़े भी आ जाएं, तो वो जब छोटी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो वो आंसर जो है हमारे पास छोटा आएगा।
इसी तरह से अगर हमारे पास ये दो चार्जेज़ हैं, अगर ये छोटे भी होंगे लेकिन इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि जब ये इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसकी फोर्स की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, इसकी फोर्स की वैल्यू कम होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे मैथ जो है वो बहुत बड़े बड़े ले लें तो इसकी वैल्यू भी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास था कि ये वीक फोर्स क्यों है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स क्यों एज़ कम्पेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब इनमें ये सिमिलरिटी पाई जाती है कि ये जो है वो फॉलो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को करते हैं और ये भी जो है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने का मतलब ये है कि ये देखें फोर्स जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसके ये जो हमारे पास इनके दरमियान दो बॉडीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस था उसके स्क्वायर के। ठीक है, ये इन्वर्स है किसके, इसके स्क्वायर के, जो इनके दरमियान फासला है उसके स्क्वायर के। और इसमें भी क्या है, ये भी फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके स्क्वायर के। तो ये दोनों जो हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। ये लॉन्ग रेंज होती है, ये भी इसमें सिमिलरिटी पाई जाती है और जो ये भी लॉन्ग रेंज होती हैं। लॉन्ग रेंज जो है इससे मुराद ये है कि चाहे ऑब्जेक्ट जो है वो फील्ड के अंदर कहीं भी पाया जाए, ठीक है, वो करीब हो वो दूर हो, वो उसके ऊपर जो है वो फोर्स लगाएगा। ठीक है, वो कब तक लगाता रहेगा वो हम आगे इसकी बात करेंगे। ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, ये भी लॉन्ग रेंज है, ये भी लॉन्ग रेंज है। इसके अलावा ये जो है ये रोल प्ले करती है अर्थ की रोटेशन में। ठीक है, ठीक है, ज़मीन जो है वो हमें पता है कि वो सर्कुलर वे में मूव कर रही है। ठीक है, तो उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो अप्लाई होती है वो किसकी वजह से होती है, वो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। और जो मून रिवॉल्व कर रहा है किसके गिर्द, ज़मीन के गिर्द। ठीक है, उसको जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वहाँ पे क्या रोल प्ले कर रही है, उसकी भी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वहाँ पे भी उसको मिलती है। किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो किसमें ये रेवोल्यूशन जो है इनकी उनमें रोल प्ले करती है। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, प्ले रोल इन इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन। ये इलेक्ट्रॉन की रिवोल्यूशन जो है, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने में ये जो फोर्स जो है वो हेल्पफुल होती है। ओके, ये फोर्स कंजर्वेटिव है। ये हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि ये जो फोर्स है, ठीक है, वो कंजर्वेटिव होती है। ठीक है, वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या था, वो वहाँ पे हमने प्रूव किया था कि ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है और ये वाली फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स ही है। ठीक है, ये भी इसमें एक सिमिलरिटी जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट जो है कैन नॉट बी शील्डेड, और ये जो है कैन नॉट बी शील्डेड, ये इनमें डिसिमिलरिटी है कि एक जो फोर्स है हमारे पास जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको शील्ड नहीं किया जा सकता। इसको जो यानी कि एक ऑब्जेक्ट की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्स जो है उससे बचाया नहीं जा सकता। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें तो इसको क्या है, शील्ड किया जा सकता है कि एक चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स जब लगाता है तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि जो पहला चार्ज है उसकी जो फोर्स है वो दूसरे चार्ज के ऊपर ना पहुँचे। तो हम क्या करते हैं, उस चार्ज को क्या कर देते हैं, एक मेटल के अंदर जो है मेटल बॉक्स के अंदर उसको रख देते हैं। तो बाहर से कोई भी जो हमारे पास चार्ज पड़ा हुआ है वो इस अंदर पड़े हुए चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगा सकता। ये जो है हम जो इसकी गाज़ी लॉ की पहली एप्लीकेशन थी उसमें भी हमने पढ़ा कि अगर हम उसके अंदर रख दें, किसी मेटल के अंदर उसको रख दें, तो वो जो दूसरा चार्ज है जो बाहर है वो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अगर दो मैसेज हैं उनके दरमियान में कुछ भी रख दें, ठीक है, कोई लकड़ी रख दें, कोई और मटेरियल रख दें, आप खुद लेट जाएं बेशक, तो उससे कोई इफ़ेक्ट जो है नहीं होगा, वो उतनी ही फोर्स लगाएगा, ठीक है, जितनी अगर आप उसके बीच में हैं या नहीं हैं। ठीक है, यही बात जो है आगे हम करते हैं कि मीडियम इंडिपेंडेंट है।
यानी कि हमने उसके दरमियान में दो मैसेज के दरमियान में कुछ भी रख दिया तो उसकी फ़ोर्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ फार्मूला से भी हमें पता चलता है कि ये जो है मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो अगर हम इसके केस में बात करें कि मीडियम डिपेंडेंट है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। आपको पता है कि के की वैल्यू क्या आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसके ऊपर इसके दरमियान में चार्जेस के दरमियान में डिफरेंट मीडियम रखते हैं तो हमें पता है कि जो फोर्स की वैल्यू है वो वेरी करती है, ठीक है, मीडियम टू मीडियम। इसलिए ये मीडियम डिपेंडेंट है, ये मीडियम इंडिपेंडेंट है। ओके, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हमने ज़ीरो कर सकते हैं बशर्त ये कि हम जो फासला है उसका एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट कर दें, ठीक है। अदरवाइज़ कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स को जो है वो ज़ीरो कर सकें। ऐसा ही है कि हम एक ऑब्जेक्ट को जो है वो इनफाइनाइट जो है वो डिस्टेंस तक ले जाएं तब ये फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। आर की वैल्यू अगर इनफाइनाइट होगी तो यहाँ भी इनफाइनाइट पुट करेंगे, समथिंग ओवर इनफाइनाइट जो है हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। इसी तरह से इस फोर्स को अगर हमने ज़ीरो करना है, ठीक है, एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज के ऊपर लगने वाली फ़ोर्स को अगर हमने ज़ीरो करना है, एक तरीका तो हमने ये पढ़ा कि इसको शील्ड कर देंगे तो अब भी फोर्स जो है इसके ऊपर ज़ीरो लगेगी। अगर जो है हम दूसरे चार्ज को इनफाइनाइट, उनके दरमियान जो फासला है इनफाइनाइट कर देंगे, देन भी हम जिस फोर्स को ज़ीरो कर सकते हैं। तो ये था आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।